हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाशिकी के पार्ट 4 में। आज हम इस पार्ट 4 में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण से बिंब की अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम चिन्ह परिपाटी से, जिसको इंग्लिश में हम साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो गोलीय सतह होती है, गोलीय सतह जैसे दर्पण और लेंस, उनसे हम परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए एक चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं, उसको हम नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस चिन्ह परिपाटी से कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि अपने बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम इसका किरण आरेख बना के समझेंगे कि कैसे चिन्ह परिपाटी को हम काम में ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये दर्पण, कोई सा भी दर्पण हो सकता है, ये अवतल या उत्तल। और हमने जो इसकी से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि ये परावर्तक पृष्ठ होता है और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव। और ये एक खोखले गोले का भाग होता है, तो यहाँ इसका केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष, इनके बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। कब? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन एंड चिन्ह परिपाटी की। तो हमने बिंब को रखा यहाँ पे, यहाँ हमने बिंब को रखा। ठीक है, ये बिंब रखा हुआ है, तो इस बिंब से प्रकाश की किरणें आपतित होगी और दर्पण से टकरा के परावर्तित होगी। ठीक है, तो इस बिंब से हमने कहा कि ये जो है इधर आपतित प्रकाश की दिशा है। यहाँ कौन सी जा रही है? आपतित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है? इधर जाने वाला, इस बिंब से जाने वाला आपतित प्रकाश। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कहें, इसको मैं पीछे की तरफ डॉट डॉट और बढ़ा देता हूँ आगे। हम जो जितनी भी दूरियां मापते हैं, चाहे दर्पण में हम जहां से भी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो भी हम दूरियां मापते हैं वो किससे मापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव के अगर इधर जाएंगे हम ध्रुव की दिशा में, यानी आपतित प्रकाश जिधर से आ रहा है, और ध्रुव से अगर इधर दूरी मापते हैं, इधर आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में, तो आपतित प्रकाश की दिशा में हम सभी दूरियों को क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां होगी, और हम किससे मापेंगे? ध्रुव से, और उन दूरियों को हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात कहें कि अगर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, इधर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में अगर हमें दूरी को मेजर करना है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में, उन दूरियों को हम क्या लेंगे? ऋणात्मक। हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मूल बिंदु जो है उसको हम ध्रुव मान लेते हैं, और मुख्य अक्ष को एक्स एक्सिस मानते हुए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ ये बिंब की बात कर रहे थे। अगर हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर वक्रता केंद्र के परे इधर कोई वस्तु रखी हुई है, बिंब रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है। ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से हम बिंब की अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब के निर्माण की बात करेंगे। तो इस तरीके से ये बिंब की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष है, मैं लिख देता हूं इसको मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हम कौन सी दिशा लेंगे, प्लस वाई दिशा, और नीचे की ओर माइनस वाई दिशा लेंगे। जैसे आपने ग्राफ में पढ़ते हो ना, ग्राफ में कैसे पढ़ते हैं कि ये देखो ये मूल बिंदु हो गया, इधर का प्लस एक्स एक्सिस हो गया, इधर का माइनस एक्स हो गया, ये ऊपर का प्लस वाई, नीचे का माइनस का वाई। ठीक है, ऐसे ही जो हम मुख्य अक्ष के लंबवत जितनी भी ऊपर की ओर दूरियां नापेंगे वो क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक, और नीचे की ओर क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, इस तरीके से दोनों पॉइंटों से हम चिन्ह परिपाटी नियम का उपयोग करके हम अवतल दर्पण की बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरियों की चिन्ह को बता सकते हैं। तो देखो हम अब यहाँ बात करते हैं कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बिंब की दूरी, अब बिंब की दूरी क्या होती है, बिंब की दूरी ये होती है कि ध्रुव से जहां अपना बिंब रखा हुआ है उसकी दूरी, ये बिंब ध्रुव से बिंब की दूरी को हम बिंब दूरी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से। ये जो दूरी है उसको यहाँ लिख देता हूं मैं, बिंब दूरी। बिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। और प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, ये तो आप सभी को पता है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। यहां हम बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो अवतल दर्पण में जो हम बिंब को रखते हैं, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण को हमेशा जो बिंब जो होता है उसको हम हमेशा परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही रखते हैं। तो इसलिए जो परावर्तक पृष्ठ की तरफ रखेंगे तो इससे आपतित प्रकाश की दिशा होगी और हम इसके क्या करेंगे, विपरीत मापेंगे। ये बिंब है, इस बिंब से आपतित प्रकाश की दिशा इधर जा रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के बाद में वापस लौट कर आएगी, परावर्तन होगा। तो हम कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापेंगे तो कैसी लेंगे, ऋणात्मक। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण में जैसे उत्तल दर्पण हो उसमें सामान्यतः बिंब की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो बिंब की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, कभी धनात्मक भी हो सकती है और कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसके लिए लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी कभी धनात्मक भी हो सकती है, कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है, बिंब की अलग अलग स्थिति के अनुसार। फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी होगी, हमेशा यहां बात करते हैं हम अवतल दर्पण में कैसी होगी और उत्तल दर्पण में कैसी होगी। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में, एक मिनट मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं इसको। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में देखो फोकस बिंदु किधर होता है, इधर, और बिंब को हम इधर रखेंगे तो दूर से मापेंगे दूरी को, तो आपतित प्रकाश की दिशा के कैसे माप रहे हैं, विपरीत। तो फोकस दूरी कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु इसके पीछे की ओर होता है। एक मिनट, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, वो परावर्तित होकर अपसारित हो जाती है। जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, फोकस बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से बिंब रखा हुआ और बिंब की दिशा में हम इधर दूरी माप रहे हैं। ये जो देखो बिंब इधर था, बिंब कोई सा भी, इससे जो मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है और इसी दिशा में हम दूरी को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो ये जो दूरी होगी कैसी होगी, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप उसको देखकर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में लिख लेना। मैं आपको इसको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है कि गोलीय सतह से हम जो परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, उस चिन्ह परिपाटी को नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार होता क्या है
कि हमने मूल बिंदु को ध्रुव मान लेते हैं और मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मानते हुए आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक मान लेते हैं और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत जो दूरियां होती है लंबवत को हम प्लस वाई दिशा मानते हैं और नीचे की तरफ को क्या मानते हैं, ऋणात्मक वाई दिशा मानते हैं। इस तरीके से बिंब की जो ऊंचाई होती है हमेशा धनात्मक होती है और प्रतिबिंब कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। सामान्यतः ऋणात्मक आता है और अलग और स्थिति में बदल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम चिन्ह परिपाटी के लिए पढ़े। और बिंब दूरी कैसी है यहाँ पे, ऋणात्मक। नोट, यहाँ पर एक नोट देने वाली बात ये है कि जो हम दूरियां जो मापते हैं वो हमेशा ध्रुव से मापते हैं। दर्पण में जो भी दूरियां मापते हैं वो किससे मापते हैं, क्या लिखते हैं, नोट, दर्पण में दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। हमेशा किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो बिंब की दूरी कैसी होगी, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत आएंगे तो ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब आपतित प्रकाश इधर बन रहा है तो कैसा होगा, ऋणात्मक, और अगर इधर बन रहा है तो कैसा होगा, धनात्मक। और बिंब की ऊंचाई लंबवत आ रही है तो प्लस वाई दिशा में ये पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ नेगेटिव होगी। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या क्या हम कौन कौन सी किरणों का यूज करते हैं। कुछ विशिष्ट आपतित प्रकाश की किरणें होती है, कुछ विशिष्ट आपतित प्रकाश की किरणें होती है, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ विशिष्ट आपतित प्रकाश की किरणें होती है, उन किरणों के परावर्तन का नियम समझेंगे कि वो परावर्तन के बाद में उसका कैसे परावर्तन होता है, किस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, और वो जो जहां पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लेते हैं प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, यानी समांतर प्रकाश की किरण के अनंत से आ रही होती है, तो वो प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के बाद में उसका क्या होता है, तो मैंने ये ड्रॉ करी, ये हम समांतर प्रकाश की किरण लेके आ रहे हैं और ये समांतर प्रकाश की किरण है। समांतर प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये परावर्तित किरण क्या करेगी, एक बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में अवतल दर्पण के, इसकी बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरती हुई, फोकस बिंदु से गुजरती है, ये वास्तव में गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद में इसका क्या होगा, ये अपसारित होगी, और कुछ इस तरीके से अपसारित होगी कि ये हमें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से, ये रहा फोकस बिंदु, इस फोकस बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में प्रकाश की किरण कहाँ से होकर निकल रही है, फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। तो हमें पहली किरण हमने पढ़ी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोक्सी किरण। फोक्सी किरण का मतलब जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है उसका परावर्तन के बाद में क्या होता है। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ध्रुव है फोकस बिंदु, और इसको हम खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो यहाँ लगभग एक वक्रता केंद्र मान लेते हैं, यहाँ है। ठीक है, प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से। ये देखो फोकस बिंदु से आ रही है, इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद में क्या होगा, परावर्तन के बाद में ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
यानी हम अगर कह सकते हैं इसका जस्ट रिवर्स ये मुख्य अक्ष से समांतर आ रही थी तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और ये जब फोकस बिंदु से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा ही उत्तल दर्पण में होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण जो है फोकस बिंदु से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अभिलंब किरण। तो ये अभिलंब किरण क्या होती है पहले समझेंगे इसके बारे में, कि अगर कोई वर्त होता है, वर्त का ये केंद्र है सेंटर, इस सेंटर से अगर हम परिधि पर कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहीं पर भी डाल दो आप, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वक्रता केंद्र से। तो ये अभिलंब किरण का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद में वापस अपने उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ज्यादा इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। हमने क्या कहा है, अभिलंब किरण का मतलब है कि जो कहां से आ रही है, अभिलंब से, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो वापस उसी पथ पे लौट जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापस अपने उसी पथ पर लौट जाती है। ऐसा ही उत्तल दर्पण में होता है। इसमें द्वितीय प्रतीक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए अभिलंब किरण के लिए कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापस उसी पथ पे लौट जाती है। इसके बाद में तिर्यक किरण क्या होती है, तिर्यक किरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने बना दिया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया। तिर्यक किरण का मतलब है, जो हमने समतल दर्पण में पढ़ा था कि ये समतल दर्पण कोई आपतित प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के बाद में निश्चित दिशा में लौट गई और उसके बीच में हमने क्या डाला, अभिलंब डाला। तो अभिलंब से बनने वाला कोण आपतन कोण और ये परावर्तन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। परावर्तन का नियम होता है। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि तिर्यक किरण, यानी यहाँ से कोई एक तिर्यक किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष से भी उतना ही कोण बनाती है, और ये ध्रुव से टकराने के बाद में इसका क्या होगा, परावर्तन। और जब परावर्तन होगा इसका तो ये मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी जितना ये आपतित प्रकाश की किरण बनाई थी। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर। जैसे ये आई हो गया तो ये आर होगा। तो ये थी कुछ विशिष्ट आपतित प्रकाश की किरणें जिनकी सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो आप इसको समझ लेना, बना लो इसको, और इसके बारे में जो भी मैंने थ्योरी बोली है उसको आप लिख सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किरण आरेख है। किरण आरेख से आपको अच्छे से पता चलेगा कि वास्तव में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण को कहाँ से टकराना है, किस बिंदु से होकर जाएगी, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट अगर आपको ये दो अभिलंब किरण और मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण के बारे में पता है अच्छे से, तो आप अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आप आसानी से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। पढ़ते हैं कि हम जो अभी पढ़ रहे थे कि दर्पण में एक तो प्रकाश की परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है और कहीं पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट हम इसके लिए कह सकते हैं कि यदि जब आपतित प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है तो वहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं, जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं, वो किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब की खास बात यह है कि उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सामान्यतः, यहाँ मैंने वर्ड यूज किया सामान्यतः का मतलब एक विशेष स्थिति को छोड़कर सब जगह अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और
नेक्स्ट हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम क्या कह सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब के लिए हम कहेंगे कि यदि परावर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वो हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जितने उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं आपको एक चित्र रे डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे कि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, यहां से जैसे कि यहाँ बिंब रखा हुआ है, इससे प्रकाश की किरणें जा रही है। परावर्तन होने के बाद में ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। हमने अभी जो नियम पढ़े थे उसका रिवाइज कर रहा हूं मैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं जो कहां से जा रही है? अभिलंब किरण, यानी जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो उसका परावर्तन के बाद में वापस उसी दिशा में लौट जाएगी वो। तो यहाँ जहां ये प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। देखो ये मुख्य समांतर आ रही थी, ये और ये अभिलंब किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। यहाँ जो ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक। और उल्टा भी बन रहा है। देखो ये बिंब ऐसे रखा हुआ था, कैसा बन गया इसका प्रतिबिंब? नीचे की ओर बन गया, उल्टा बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा प्रतिबिंब बना है यहाँ पे? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जैसे कि मान लो बिंब रखा हुआ है यहाँ पे, वैसी भी स्थिति है, और इसमें फोकस बिंदु किधर होता है? इधर। क्योंकि हम इसको दर्पण को खोखले गोले का भाग मान सकते हैं ना, तो इसका केंद्र किधर आएगा? इधर। जब केंद्र इधर आएगा तो फोकस बिंदु भी इधर ही आएगा। सही बात है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ये आ रही है मुख्य समांतर, तो हमने भी नियम पढ़े थे कुछ विशिष्ट आपतित किरणों के, तो ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कब? जब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तब। ठीक है, इसी तरीके से हम और कोई प्रकाश की किरण ले लेते हैं। जैसे कि ये फोकस बिंदु से आ रही है, उस तरीके से कोई सी भी ले लेते हैं यहाँ पे, जिसको मिलाएंगे वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। ये बिंब है, बिंब से जाएगी वक्रता केंद्र पे इस तरीके से, तो डॉट डॉट करके हम मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और वो कैसा बनेगा? क्योंकि हम इसको पीछे की ओर मिला रहे हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो इसमें आज हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ा और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अगर हम बिंब की स्थितियां अलग अलग रखें। जैसे अनंत पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पे, फोकस बिंदु पे, या फिर उनके बीच में रखने पर प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण समीकरण, जिसमें हम एक रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे, एक तो के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। और नेक्स्ट हम एक दर्पण समीकरण को स्थापित करेंगे कि दर्पण समीकरण क्या होता है। जैसे कि आप जो 10th क्लास में पढ़े होंगे सीधे फॉर्मूले से कि 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।